मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड ऐसा टॉपिक है, सेकेंड चैप्टर है ये 12th क्लास का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है कि फ्लूइड क्या होता है। तो जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, जैसे लिक्विड और गैसेज, ये फ्लूइड होते हैं। तो इस पे फर्स्ट पैराग्राफ इसमें जो दिया है आइडियल फ्लूइड, इसका प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी लिखा हुआ है बुक में। अब बुक में देखेंगे तो आइडियल फ्लूइड का 4 प्रॉपर्टी है। पहला है इनकम्प्रेसिबल, सेकेंड है ई रोटेशनल, मतलब जो फ्लो होना चाहिए लिक्विड का तो वो फ्लो के दौरान रोटेट नहीं होना चाहिए, ऐसे रोटेट नहीं करना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए इसे, ठीक है। फिर तीसरा है नॉन विस्कस, नॉन विस्कस मतलब चिपचिपा नहीं होना चाहिए वो, उसका एक लेयर जब आगे बढ़े तो दूसरा लेयर रोके नहीं उसको, इस तरह का होना चाहिए। विस्कोसिटी मतलब फ्रिक्शन के जैसा है कॉन्सेप्ट, जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन होता है वैसे विस्कस फोर्स होता है लिक्विड के 2 लेयर के बीच। और तीसरा है स्टेडी फ्लो होना चाहिए। 4 प्रॉपर्टी आइडियल फ्लूइड का है। स्टेडी फ्लो होने का मतलब है कि पीछे का मॉलिक्यूल ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 4 मॉलिक्यूल मान लेते हैं है 1 2 3 4, और ये एक पाइप के अंदर है ये सब मॉलिक्यूल। तो जब फ्लो होगा तो 4 नंबर मॉलिक्यूल इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को जितने स्पीड से पार करेगा, 3 नंबर जब यहाँ आएगा तो उसी स्पीड से पार करना चाहिए, 2 उसी स्पीड से। किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया को सारे मॉलिक्यूल सेम स्पीड से क्रॉस करने चाहिए, तब ऐसे फ्लो को लिक्विड का बोलते हैं कि स्टेडी फ्लो है, राइट। तो फर्स्ट पेज जो हम लोग अभी पढ़े, फर्स्ट पेज, उस फर्स्ट पेज से क्वेश्चन एक्सरसाइज में एक ये दिया हुआ है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। आंसर इसका इस तरह से लिखिए। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में क्या होता है उसका, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज अ फ्लूइड हुज डेंसिटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्रेशर। प्रेशर उस पर एग्जर्ट करेंगे चारों तरफ तो उसका कॉम्पैक्टनेस और नहीं बढ़ेगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगा। या ऐसे कहें कि वॉल्यूम भी नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम भी बोल सकते हैं कि जिसका नहीं चेंज होता है उसको इनकम्प्रेसिबल लिक्विड बोलते हैं। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है जो अभी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। फिर हाइड्रोस्टैटिक का डेफिनेशन लिखना है। हाइड्रोस्टैटिक, तो हाइड्रोस्टैटिक क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। हाइड्रोस्टैटिक हो गया, रेस्ट में फ्लूइड के बारे में स्टडी है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का डेफिनेशन इसमें लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में कि इट अपोजेज डिफॉर्मेशन, मतलब इसका वॉल्यूम आप कम करने जाएंगे तो वॉल्यूम कम नहीं होगा, मतलब इनकम्प्रेसिबल जैसा है ये। गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड, अगर जिसको जिस शेप के कंटेनर में रखेंगे उसी के जैसा हो जाता है ये। इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा लेकिन इसका शेप चेंज हो जाता है फ्लूइड का, और इसमें एबिलिटी होती है फ्लो करने की, और इट हैज़ एबिलिटी टू टेक शेप ऑफ कंटेनर, जैसा कंटेनर है उस शेप का ये हो जाता है। प्रेशर का डेफिनेशन आएगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए 1 मार्क का। तो कैसा फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया लिखना है, और F परपेंडिकुलर को थ्रस्ट भी बोलते हैं हम लोग, है ना। प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल, उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। और 1 बार होता है, 1 बार 10⁵ पास्कल, और 1 ATM भी लगभग इतना ही होता है, 1 × 10⁵ पास्कल। और डायमेंशन इसका होता है m1 L-2 नहीं L-1 T-2। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम ऑन विच फैक्टर डज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम डिपेंड। तो इसका डेरिवेशन कैसे होता है, प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड कॉलम। तो पानी के अंदर कोई भी कंसीडर करते हैं हम लोग एक सिलेंडर, ये सच में सिलेंडर नहीं है, ये वाटर ही है, लेकिन ये सिलेंडर के शेप वाला वाटर मैंने कंसीडर किया है। तो इतने वाटर पे का वेट mg नीचे लग रहा होगा, mg वेट इतने वाटर का किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ। तो और इसको बैलेंस कौन किया होगा, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा नीचे, वही प्रेशर बैलेंस किया होगा इसके वेट को। तो इसका वेट mg है और इसको बैलेंस किया है प्रेशर जो बॉटम में लग रहा है इनटू बॉटम का एरिया।
जितना भी एरिया है बॉटम का। और मास क्या है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट सिलेंडर के लिए। और राइट साइड में है प्रेशर इंटू एरिया, और जी तो था ही इधर, तो एरिया से एरिया कट गया था, याद होगा, तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया था। और इस तरह से प्रेशर एच डेप्थ में रो जी एच आ गया था, रो जी एच। तो प्रेशर किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है बताइए, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, रो पे, जी पे डिपेंड करता है, रो पे और एच पे, क्योंकि एरिया कैंसिल हो गया था। तो रो जी एच यानी डेंसिटी, ज़्यादा डेंसिटी का लिक्विड ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा सेम डेप्थ में जाएंगे तो, है ना। मून पे चले जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर कम लगेगा उतने ही डेप्थ में पानी के अंदर जाने पे, क्योंकि मून पे जी कम होता है। फिगर देख के पता चल जाएगा कि गॉज प्रेशर क्या था। तो डी जो लिखा हुआ है उसमें कुछ गैसेस भरा हुआ था, तो इस गैस का प्रेशर कितना लग रहा है लिक्विड पे, वो आता है लेफ़्ट साइड से प्रेशर, इधर से देखना शुरू करेंगे हम प्रेशर, ठीक। तो इधर से प्रेशर, यहाँ एटमॉस्फेयर है तो यहाँ का प्रेशर पी एटीएम था, पी नॉट लिख दिए उसको, और अंदर की तरफ गए तो प्रेशर बढ़ता है, फिर ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है। तो और एक ही लिक्विड में सेम हाइट पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, सेम लिक्विड में। तो एस पे जो प्रेशर है वही टी पे होगा कि नहीं, एस और टी पे प्रेशर बराबर होगा, राइट। तो एस पे प्रेशर कितना है, एस पे प्रेशर है बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी एटीएम, और उससे एच गहराई में और आए हैं, तो प्लस रो जी एच, इतना करते ही मुझे एस का प्रेशर मिल जाएगा, एस पॉइंट का, और जो एस का है वही टी का है। और टी पे प्रेशर क्या है, जो गैस है उसी का प्रेशर है, क्योंकि लिक्विड ऊपर की तरफ जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा ऐसे, गैस भी नीचे धक्का उतना ही मार रहा होगा। तो गैस का प्रेशर टी पॉइंट पे जितना लिक्विड ऊपर लगा रहा होगा उतना नीचे गैस लगा रहा होगा, तो गैस का प्रेशर आया पी एटीएम प्लस रो जी एच। तो ये जो गैस का प्रेशर आया उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कितना एक्सेस है वो खाली रो जी एच आएगा, क्योंकि पी एब्सोल्यूट में पी एटीएम माइनस कर देंगे, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटीएम जो आया वो रो जी एच आया, यानी गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक के प्रेशर से रो जी एच ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रो जी एच ज़्यादा है। तो इस रो जी एच को हम लोग बोलते हैं गॉज प्रेशर, ठीक है, गॉज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना एक्सेस प्रेशर ये गैस लगा रहा है। तो ये बैरोमीटर डिवाइस कैसे तैयार किया जाता है, इस कंटेनर में मर्क्यूरी मान लेते हैं भरा हुआ है इसमें कंटेनर में, और जो मर्क्यूरी भरा हुआ है तो मर्क्यूरी ही इस ट्यूब में भी भर देना है। पहले ये ट्यूब ऐसे रखना है ऐसे, और तब इसमें भरना है, और इसके ऊपर फिंगर रख के इसको क्लोज करके इस ट्यूब में पहले भर लेना है पूरा ऊपर तक। वही लिक्विड भरना है जो कंटेनर में है, इसमें जो लिक्विड है वही लिक्विड इसमें भरा हुआ रहना चाहिए। फिर इसको उल्टा करके ट्यूब को यहाँ छोड़ देंगे, तो ऊपर में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम, क्योंकि पहले पूरा भरा हुआ था, फिर उसको लिक्विड में टेढ़ा करके डुबाए और छोड़ दिए, नीचे से इधर से छोड़ दिए, तो ऊपर से तो ये mg के कारण नीचे गिरेगा, तो ऊपर क्या वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एयर फ्री स्पेस क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो अब इसमें प्रेशर हम लोग को पता है कि कहाँ पे क्या प्रेशर है। देखिए प्रेशर के बारे में देखते हैं, सी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पॉइंट सी हवा के कांटेक्ट में है कि नहीं, तो सी पॉइंट पे कौन सा प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, राइट। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो बी पॉइंट पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि लिक्विड में एक ही हाइट पे सेम प्रेशर होता है। तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट बी, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और बी पॉइंट पे हम प्रेशर देखें तो इसके ऊपर लिक्विड एच हाइट तक है, तो वो रो जी एच होना चाहिए, राइट। तो इसमें मर्क्यूरी कितने हाइट तक भरा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर वैक्यूम है, तो एच हाइट तक मान लेते हैं लिक्विड बचा हुआ है, ये वाला हाइट लिक्विड कॉलम का एच है। तो उस हाइट से हमको पता चल जाएगा कि नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, पी एटमॉस्फेरिक हो जाएगा रो जी और हाइट एच, ये हाइट कितने हाइट तक मर्क्यूरी भरा हुआ है तो मर्क्यूरी, और दूसरा लिक्विड है तो दूसरा लिक्विड,
कितने हाइट तक ऊपर पानी के कंटेनर में पानी के लेवल से कितने हाइट तक राइज किया हुआ है। वो हाइट लिखने से क्या मिल जाता है हम लोग को, रो जी एच करने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है लिखने के लिए। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है कि अगर पैराडॉक्स का मतलब होता है कि आपको मतलब फील होगा कि दूसरा प्रेशर हर जगह अलग है, लेकिन यहाँ प्रेशर इक्वल होगा। मतलब जो आप कॉमन सेंस से एक्सपीरियंस करेंगे उसके अगेंस्ट आंसर आएगा, उल्टा आंसर आएगा, तो इसको पैराडॉक्स बोलते हैं। तो इसमें लिक्विड एक कंटेनर में भरा हुआ है, ऐसे लिक्विड भर गया, तो अभी इसके बेस पे पूछेगा कि प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है, 1 पे ज़्यादा है कि 2 पॉइंट पे कि 3 कि 4, कौन से पॉइंट पे ज़्यादा या कम प्रेशर है 1 2 3 4 में। तो कोई सोच सकता है कि सर 3 वाले केस में ज़्यादा अमाउंट दिख रहा है मुझे वाटर का, या 4 वाले में उससे कम दिख रहा है। तो अमाउंट ऑफ वाटर से नहीं होता है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम होता है। प्रेशर का फॉर्मूला में क्या है, रो जी एच। तो पानी की डेंसिटी तो उतनी ही है 1000 kg/m³, चाहे वो पानी ग्लास में रखा हुआ है या टैंक में या कहीं भी रखा हुआ है बकेट में, उसका पानी का डेंसिटी सेम रहेगा। और रो जी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है सबके लिए, और लिक्विड का हाइट का सब में सेम हाइट तक भरा हुआ है। तो और अमाउंट ऑफ वाटर मैंने मास तो फैक्टर है ही नहीं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट पे 1 2 3 4 पे सेम प्रेशर होगा, सेम प्रेशर, क्योंकि सबके लिए रो वही है, सबके लिए जी सेम है और सब जगह एच हाइट तक ही भरा हुआ है पानी। पास्कल्स लॉ, स्टेट पास्कल्स लॉ, समझ रही हैं, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पास्कल लॉ एक्सप्लेन करना है। पास्कल लॉ ऑफ फ्लूइड प्रेशर, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस लॉ या फॉर द सेम। तो स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं पास्कल लॉ का। द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑन इनक्लोज्ड फ्लूइड, खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, नदी में पानी बह रहा है वैसा नहीं होना चाहिए, इनक्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, कन्फाइंड रीजन में होना चाहिए फ्लूइड, और रेस्ट में होना चाहिए। तो उसमें अगर कहीं आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूइड and also on wall of container provided the effect of gravity is neglected। इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लेना है, तो लिक्विड में किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर लगाएंगे तो सारे पॉइंट पे उतना प्रेशर चला जाता है। तो इस डायग्राम में एक जगह फोर्स लगाएंगे और हर जगह का फोर्स निकालना है। यहाँ चार्ज ओपनिंग दिया हुआ है, एक का एरिया है A1, जहाँ A1 एरिया है वहाँ पे F फोर्स लगाया गया है। देखिए ऊपर में एरिया A1 है सबसे ऊपर, तो जहाँ A1 एरिया है वहाँ F फोर्स लगाए, और बाकी का एरिया दिया हुआ है, एक जगह 2A1 है, एक जगह A1/2 है, एक जगह 3A1 है। तो और सब जगह पिस्टन पे कितना फोर्स लगेगा या मुझे कितना लगाना पड़ेगा ताकि पिस्टन मूव नहीं करे। तो एक जगह प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर यहाँ पे होगा फोर्स, और यहाँ का एरिया A1 है तो A1 लिख देंगे। तो हर जगह प्रेशर उतना ही चला जाता है कि नहीं। तो D पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे, तो D पॉइंट पे मुझे मान लेते हैं कि कितना फोर्स आएगा पता नहीं है, F' मान लेते हैं, FD डिवाइड बाई यहाँ का एरिया, लेकिन ये दिया है कि पुराने वाले एरिया का आधा है, तो A1/2 कर दिए, तो A1 से A1 कट गया, तो फोर्स एट D क्या आ गया, F/2 आ गया। फोर्स एट D कितना आ गया, F/2। यानी आपको हर जगह का एक चीज़ सेम लिखना है, यहाँ का भी आपको लिखना है F/A1, D पॉइंट का लिखना है F/2 और नीचे A1/2, तब सब इक्वल आएगा, क्योंकि हर जगह प्रेशर इक्वल ट्रांसमिट होता है। यहाँ का क्या लिखेंगे, 3F/3A1 ऐसे लिख देंगे। तो इससे भी 3 से 3 कट के F/A1 ही आ रहा है, यानी जो इनिशियल प्रेशर था ये आ रहा है। इसके लिए लिखना होगा तो लिखेंगे ना 3F फोर्स और एरिया 3A1, तो F/A1 ही तो आया, और F/A1 क्या था, ये स्टार्टिंग में F फोर्स अप्लाई किए थे हम A1 एरिया में, तो प्रेशर F/A1 आया था। तो एक जगह जितना प्रेशर आ रहा है हर जगह उतना ही प्रेशर आ रहा है। फोर्स डिफरेंट हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट हो सकता है, क्या सेम रहता है, फोर्स। ये फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है, 2.1, ये शियर स्ट्रेन को दिखा रहा है। हाँ, कि ऊपर वाला नीचे वाले लेयर को फिक्स रखना है, खाली ऊपर वाले लेयर को ऐसे मूव करा देना है। तो ऊपर वाला लेयर dx मूव किया,
तो ये बेस के बीच का गैप एल है, तो डेल्टा एक्स बाई एल को ही हम लोग बोलते हैं डेल्टा एक्स बाई स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन बोलते हैं डेल्टा एक्स बाई एल को। दिख रहा है ना। हाइड्रोस्टैटिक में इतना था, रुके हुए फ्लूइड का स्टडी था, अब मूविंग फ्लूइड का स्टडी है। तो हाइड्रोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? तो इन विच फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स। कौन सा फ्लूइड का स्टडी किया जाएगा? मूविंग फ्लूइड के बारे में। क्या क्या है? 4 क्वेश्चन। पहला है स्टेडी फ्लो क्या है, बताना है आपको। तो स्टेडी फ्लो होता है फ्लो इन विच, कीवर्ड खाली हाईलाइट करना है ना, फ्लो इन विच मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर टाइम। मतलब किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप देखिए, इसमें लिक्विड फ्लो करता जा रहा है, तो किसी एक जगह पाइप पे फोकस करिए, तो समय के साथ वहाँ से गुजरने वाले जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सेम वेलोसिटी होनी चाहिए। तो किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जितने भी पार्टिकल क्रॉस कर रहा है उसको सेम वेलोसिटी से जब क्रॉस करता है तो हम लोग कैसा फ्लो बोलते हैं? स्टेडी फ्लो। इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ क्या है, देखिए। क्लासरूम में मान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं और क्लास में छुट्टी हो गया क्लास में, तो यहाँ एक डोर रहेगा, ओपनिंग रहेगा। तो इस डोर से सारे बच्चे, फर्स्ट बेंच का बच्चा, सेकेंड बेंच का जो बैठा हुआ है, वो जितने भी बच्चे हैं वो सब इस डोर को सेम वेलोसिटी से लाइन लगाकर पास करना चाहिए। दरवाजे पे जो भी बच्चा आएगा उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तब ऐसा फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्टेडी फ्लो। फ्लो लाइन है पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन मूविंग फ्लूइड। फ्लूइड अगर मूविंग है तो कोई एक पार्टिकल को पकड़ लीजिए और उसके पाथ को फॉलो करिए कि वो कैसे कैसे जा रहा है, जैसे जैसे रास्ते पे जाएगा उस रास्ते को बोलेंगे पाथ लाइन या फ्लो लाइन। फिर स्ट्रीम लाइन क्या है? द कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द फ्लो डायरेक्शन, कौन सा देख रहे हैं? स्ट्रीम लाइन ना, स्ट्रीम लाइन यहाँ है। हाँ, द कर्व हुज टेंजेंट एट एनी, ऐसा कर्व जिसके टेंजेंट पे, जैसे फील्ड लाइन है वैसे ही स्ट्रीम लाइन है। सबसे अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड लाइन था कि नहीं, एक टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या था? इमेजिनरी लाइंस था जिसके टेंजेंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। तो यहाँ पे भी टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द फ्लो डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन, राइट। तो स्ट्रीम लाइन क्या है? कर्व है जिस पे टेंजेंट खींचेंगे तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा मॉलिक्यूल का। स्ट्रीम लाइन एंड फ्लो लाइन आर आइडेंटिकल फॉर स्टेडी फ्लो। अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है तो स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन एक ही लाइन होगा दोनों। फ्लो ट्यूब अगला क्या होता है? इमेजिनरी बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन या फ्लो लाइन। एक मॉलिक्यूल का पाथ क्या है? फ्लो लाइन है, तो दूसरा मॉलिक्यूल का पाथ होगा, तीसरा का भी पाथ होगा, तो इन सबके कलेक्शन को, बंडल को ही हम लोग बोलते हैं फ्लो ट्यूब। टर्बुलेंट फ्लो कैसा फ्लो होता है? जो स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं है उसको क्या बोला जाता है? टर्बुलेंट फ्लो। स्टॉर्म जब आता है, फ्लड आता है नदी में, उस समय उसका फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, डिफरेंस लिखना है इन दोनों में। 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 3 डिफरेंस लिखेंगे, 2 मार्क्स का आएगा तो 2 लिखेंगे। स्ट्रीम लाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में डिफरेंस जानना है हमको। ओके, तो पहला है यहाँ द स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड विथ वेलोसिटी स्मॉलर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी होता है जितने वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से फ्लो करेगा लिक्विड तब उसका फ्लो स्ट्रीम लाइन होगा, और क्रिटिकल पार करेंगे तो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो दूसरा है टर्बुलेंट में द इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड। अनस्टेडी फ्लो को क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। और इसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा तेज स्पीड का वेलोसिटी होना चाहिए। तो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से है तो स्ट्रीम लाइन है,
स्ट्रीम लाइन मतलब स्मूथ फ्लो है, हर एक मॉलिक्यूल क्रॉस सेक्शनल एरिया को इक्वल वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है। और टर्बुलेंट में कोई मॉलिक्यूल फास्ट कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल उसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को स्लो पास कर रहा है। दूसरा है स्ट्रीम लाइन फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और टर्बुलेंट में वहाँ कांस्टेंट नहीं रहेगा, डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। स्ट्रीम लाइन फ्लो कैन नेवर इंटरसेक्ट। स्ट्रीम लाइन में जो लाइंस ऑफ फ्लो आता है, जिस लाइन के अलॉन्ग मॉलिक्यूल मूव करेगा, वो कर्व एक दूसरे को कट नहीं करेगा, लेकिन टर्बुलेंट में कट कर सकता है। स्ट्रीम लाइन फ्लो ओवर अ प्लेन सरफेस कैन एज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ प्लेन लेयर। स्ट्रीम लाइन होता है तो आप लिक्विड को लेयर में मान सकते हैं, और नीचे का लेयर ऊपर वाले लेयर को जो अपोज करता है चलने से, उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। लेकिन टर्बुलेंट में कोई ऐसा लेयर फॉर्म नहीं होगा। अ फ्लो ट्यूब लॉसेज इट्स ऑर्डर एंड पार्टिकल मूव रैंडम डायरेक्शन। जैसे एक समय पे एक मॉलिक्यूल का पाथ आपको जैसा दिखेगा, दूसरा मॉलिक्यूल का पाथ वही ज़रूरी नहीं है कि उसी के जैसा हो, उसी के जैसा पैरेलल लेयर जैसा फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा मॉलिक्यूल का पाथ ऐसे भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में लेयर फॉर्मेशन होता है, ऐसे होता है, एक लेयर ऐसा होगा तो उसके नीचे दूसरा लेयर होता है मॉलिक्यूल का, वो अपने लेयर में मूव करता है, ऐसे लेयर फॉर्म होता है इसमें, है ना। एक लेयर ऊपर मूव करेगा, उसके नीचे का लेयर अलग मूव करेगा नीचे उसका। स्ट्रीम लाइन में आप मान सकते हैं कि लिक्विड बहुत सारे लेयर के फॉर्म में है। व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? तो आंसर क्या है इसका? द वेलोसिटी बियॉन्ड विच अ स्ट्रीम लाइन फ्लो बिकम टर्बुलेंट। तो उस वेलोसिटी को बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला रेनॉल्ड नंबर के टर्म में दिया है, RN ईटा बाई रो डी। RN यहाँ पे क्या है? RN इज रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। और VC है क्रिटिकल वेलोसिटी लिक्विड की। जिस वेलोसिटी से ज़्यादा तेज़ी से लिक्विड फ्लो करेगा तो टर्बुलेंट बन जाएगा। और रो लिक्विड का डेंसिटी है और D डायमीटर ऑफ पाइप है। रेनॉल्ड नंबर होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, रो D पाइप का डायमीटर और ईटा। ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। लिक्विड का कितना वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये सब पुट करने पे अगर 1000 से कम आता है नंबर, रेनॉल्ड नंबर, तो वो स्टेडी फ्लो होता है 1000 से कम। और ग्रेटर देन 2000 तो टर्बुलेंट हो जाएगा, और 1 से 2 के बीच रहेगा तो अनस्टेडी फ्लो होता है। अनस्टेडी मतलब कुछ समय के लिए टर्बुलेंट और कुछ समय के लिए स्ट्रीम लाइन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अगला है विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी property of fluid by virtue of which the relative motion between different layer of fluid experience a dragging force called viscosity। अभी लेयर की बात कब आएगी? जब स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, राइट। तो जब लेयर हम लोग कंसीडर करेंगे कि ऊपर अलग लेयर है, नीचे अलग, तो एक लेयर जब मूव करेगा तो जो नीचे का दूसरा लेयर है उसको आगे जाने से अपोज करेगा, और करता है लिक्विड में। तो इस प्रॉपर्टी को ही विस्कोसिटी बोलते हैं लिक्विड का। तो मोर द अपोजिशन टू द मोशन हायर इज़ द विस्कस प्रॉपर्टी। ज़्यादा जो अपोज करेगा ओबियसली उसमें विस्कस प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। हनी और वाटर में ज़्यादा विस्कस कौन होता है? हनी। अगर हम लिक्विड के फ्लो को माने कि ये लेयर में हो रहा है फ्लो, तो अपर लेयर का स्पीड ज़्यादा होता है और उससे नीचे का कम, उसके नीचे का और कम होता जाता है स्पीड। तो मान लेते हैं कि सबसे ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर V डैश, इन दोनों में स्पीड का डिफरेंस हो गया dV का डिफरेंस हो गया, राइट। सबसे टॉप मोस्ट लेयर और लोअर मोस्ट लेवल में, और इन दोनों लेयर के बीच का गैप dx हो गया। तो dV बाई dx जो आता है ना, उसी को बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, याद रहेगा। मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर डिवाइडेड बाय गैप बिटवीन दोज टू लेयर्स। एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो स्टेटमेंट है, फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो द विस्कस फोर्स एक्टिंग
ऑन एनी लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अकॉर्डिंग किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के और वेलोसिटी ग्रेडियंट के, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लग गया है, ईटा। यानी एक लिक्विड जब मूव करेगा दूसरी लेयर के ऊपर, तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शन फोर्स नहीं, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला तो म्यू इंटू एन होता था, विस्कस फोर्स कितना आता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dx। तो ईटा एक कांस्टेंट है और इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कोएफिशिएंट जो भी मानिए। तो F बराबर ईटा ए dv बाई dt होता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा होता है, ईटा। तो ईटा का यूनिट और डायमेंशन जानना था, तो ईटा का यूनिट क्या होगा, तो F का यूनिट होता है न्यूटन, ईटा का पता नहीं है, एरिया का मीटर स्क्वायर और dv का मीटर पर सेकेंड, और नीचे एक dx का मीटर, मीटर से मीटर कट गया था, तो ईटा का आया था यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। स्फेरिकल बॉडी लिक्विड में मूव कर रहा होता है, इसको मान लेते हैं किसी ने ड्रॉप कर दिया है लिक्विड में ऐसे नीचे की तरफ, तो स्फेरिकल बॉडी लिक्विड में मूव करता है तो लिक्विड इसको अपोज करता है, इसके मोशन को लिक्विड क्या करेगा, अपोज करेगा, राइट। स्फेरिकल बॉडी के मोशन को लिक्विड, जिसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, तो विस्कस फोर्स कितना लगेगा इस स्फेरिकल बॉडी पे, उसका फॉर्मूला है 6 पाई ईटा RV। स्टोक्स ने ये फॉर्मूला बनाया है डायमेंशनल एनालिसिस से, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये इसमें फॉर्मूला में क्या है, वेलोसिटी भी है। अगर कोई फास्ट ऑब्जेक्ट मूव करता है लिक्विड में तो उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स ज़्यादा होता है, बाकी का क्वांटिटी तो कांस्टेंट है। 6 पाई ईटा, R मतलब रेडियस दिया हुआ है, रेडियस मूव कर रहा है लिक्विड के अंदर वो, और V स्पीड। तो अगर उस स्फेरिकल बॉल की स्पीड ज़्यादा है तो उस पर विस्कस फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगा। तो ये इस स्फेरिकल बॉल पे कितना विस्कस फोर्स सा यूनिट होता है, कर देंगे तो इस स्फेरिकल बॉल पे लगने वाला विस्कस फोर्स मिल जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी पे, ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, तो लिक्विड में जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे रेन ड्रॉप की बात करें, अगर हम रेन ड्रॉप को स्फेरिकल माने, तो अगर रेन ड्रॉप अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो उस पर क्या क्या फोर्स लगेगा, देखिएगा ध्यान से। ये रेन ड्रॉप है और ये अर्थ, तो अर्थ इस पर mg फोर्स लगाती है रेन ड्रॉप पे, राइट। तो ये नीचे एक्सेलरेट करता हुआ नीचे आएगा, जब भी किसी पे फोर्स लगता है तो वो क्या एक्सेलरेट करता हुआ आता है नीचे की तरफ, है कि नहीं। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन करता हुआ नीचे आएगा, राइट। इससे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, उससे क्या होगा कि इस पे लगने वाला विस्कस फोर्स भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि विस्कस फोर्स डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी पे। उसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा RV। तो ये जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ेगा विस्कस फोर्स बढ़ने लगेगा, जबकि mg वाला फोर्स क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इस पर उसके अलावा एक बॉयंट फोर्स भी ऊपर लगता है, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में या फ्लूइड में डूबा हुआ है तो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, थ्रस्ट फोर्स। तो इस पर कुल मिला के 2 फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है कि ना, 2 फोर्स ऊपर, और नीचे एक फोर्स लग रहा है mg, और ऊपर 2 फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, विस्कस फोर्स और बॉयंट फोर्स। एनी डाउट? नो सर। नो। तो इन तीनों फोर्स में 2 फोर्स कांस्टेंट है, mg फिक्स है और fv भी फिक्स है। ये क्योंकि इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर मॉलिक्यूल फिक्स है, ये क्योंकि इसका साइज कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये दोनों फिक्स है। लेकिन विस्कस फोर्स तो बढ़ रहा है, क्योंकि mg ये डाउनवर्ड मूव कर रहा था और एक्सेलरेट कर रहा था। तो एक समय ऐसा आएगा कि विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि वो mg का मुकाबला कर लेगा, ये ऊपर का बॉयंट फोर्स और विस्कस मिल के और mg के इक्वल हो जाएगा। विस्कस बढ़ते बढ़ते और mg का मुकाबला कर लेगा, ये दोनों मिलके और इसके इक्वल हो जाएंगे। तो उस समय वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी पे लगने वाला फोर्स ज़ीरो हो जाए या बैलेंस हो जाए, वो उसका क्या होता है कि उस पर लगने वाला फोर्स ज़ीरो हो जाए तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है।
तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट है? कि टर्मिनल वेलोसिटी वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे कोई भी स्फेरिकल बॉडी लिक्विड के अंदर मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो वो डिराइव करने पे इतना आता है, फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, 2/9 आर स्क्वायर। रेन ड्रॉप का रेडियस है ये आर, और जी और रो माइनस सिग्मा। यहाँ पे रो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, और सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी है जिस लिक्विड में वो ऑब्जेक्ट गिर रहा है। जैसे पानी अगर भरा हुआ है यहाँ, और इसमें आयरन का बॉल किसी ने छोड़ दिया, और पानी के अंदर आयरन का बॉल नीचे आ रहा है, तो वो नीचे आते आते एक समय क्या अचीव कर लेगा? टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी होगी 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा सिग्मा माइनस रो। सिग्मा किसकी डेंसिटी? जो स्फेरिकल बॉल गिर रहा था उसका डेंसिटी, और ये रो बॉल का डेंसिटी, और सिग्मा किसका डेंसिटी? लिक्विड का डेंसिटी जिसके अंदर ये बॉल गिर रहा है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? देखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो कहीं पे पाइप पतला है, कहीं पे पाइप ज़्यादा वाइड है, ऐसा है वाइड पाइप, और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है ऑलरेडी पाइप में पूरा, और इधर से पाइप में कुछ जगह नहीं है, तो एक साइड से जितना पानी और एक्स्ट्रा पानी जितना इधर से एंटर करेगा इतना निकल जाना चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए, क्योंकि पाइप के अंदर पहले से भरा हुआ है पानी, तो जितना एंटर करेगा उतना पानी निकल जाना चाहिए, राइट। तो इससे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप माने A1, और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, और इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, और यहाँ पानी की निकलने की स्पीड V2 है, तो ये दोनों इक्वल आता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग क्या होता है? A1 V1 बराबर A2 V2, याद रहेगा, A1 V1 बराबर A2 V2। मतलब जहाँ पाइप नैरो होगा, जहाँ का एरिया कम होगा, वहाँ का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि A और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है, और जहाँ का एरिया ज़्यादा होगा वहाँ का पानी का फ्लो का स्पीड कम होगा, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ता है। ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस्ट एक्चुअल यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें ये जहाँ ज़्यादा एरिया है, वाइड एरिया जहाँ पे है, देखिए ज़्यादा एरिया है उसका वैल्यू दिया है ये 40 mm स्क्वायर, और कम एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये वाला पतला वाला एरिया 2। और फिर बोल रहा है कि पिस्टन इज पोस्ट विथ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो जहाँ ज़्यादा एरिया है वहाँ की स्पीड 2 है, तो ये पतला वाला जहाँ है कम एरिया वहाँ का स्पीड क्या होगा पूछा है। A1 बराबर A2 V2 लगाएंगे, तो A1 V1 ये हो गया, और A2 V2 ये है, तो उस का वैल्यू क्या आ जाएगा? A2 डिवाइड हो जाएगा, और सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने से आ जाएगा आंसर। बर्नौली इक्वेशन, ये बर्नौली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ये क्या बोलता है कि लिक्विड जब फ्लो कर रहा होता है किसी पाइप से, तो एक जगह में लिक्विड का जितना टोटल एनर्जी होगा, किसी भी दूसरे पॉइंट का टोटल एनर्जी उतना ही होगा, उस पर बेस्ड है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो लिक्विड में क्या क्या कौन कौन तरह का एनर्जी होता है? 3 टाइप के एनर्जी होते हैं लिक्विड में। एक ये ग्राउंड से कुछ हाइट पे होगा ये लिक्विड, तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा m, ये पॉइंट नंबर 1 है, तो m1G(H1) लिख देते हैं। यहाँ लिक्विड कुछ वेलोसिटी से दौड़ रहा होगा, मूविंग होगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m1, और यहाँ V1 स्क्वायर कर दिए। और तीसरा एनर्जी एक और होगा इसके पास, प्रेशर एनर्जी, क्योंकि इधर से प्रेशर लग रहा होगा, बाहर से अंदर की तरफ ज़्यादा प्रेशर होगा इन कंपैरिजन टू अंदर से बाहर का प्रेशर, तभी तो लिक्विड अंदर जा रहा है, इसके अंदर एंटर कर रहा है। तो प्रेशर जब भी कहीं पे होता है तो वो वर्क करने की एबिलिटी है उसमें। जैसे देखिए ये गैस यहाँ पे है, तो इसको आप गर्म करेंगे इसको, तो पिस्टन ऊपर उठेगा कि नहीं? ऊपर उठेगा, यहाँ पे इसमें वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, और प्रेशर अगर P है तो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम के बराबर वर्क डन माना जाता है पिस्टन का। तो वर्क डन या जितना होता है उतना ही स्टोर एनर्जी होता है, एनर्जी स्टोर। तो प्रेशर अगर यहाँ का प्रेशर P1 है और वॉल्यूम में चेंज हुआ है dV का, तो dV कर देंगे तो ये प्रेशर एनर्जी मिल जाएगा कि इस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो वर्क डन हो रहा है लिक्विड पे, उससे कितना प्रेशर एनर्जी क्रिएट हो रहा है।
तो ये तीन एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट। अभी तीनों को आप मास वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, डीवी वॉल्यूम डीवी वॉल्यूम डीवी वॉल्यूम, तो डीवी डीवी कट गया और ये मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो रो जी एच वन आया और ये मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी लिखेंगे तो हाफ रो वी वन स्क्वायर आया और प्लस ये वॉल्यूम तो वॉल्यूम कट गया तो खाली पी वन आया। तो ये तीनों मिला के कॉन्स्टेंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, बर्नौली थ्योरम। कौन कौन सा, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम कांस्टेंट आता है। कि अगर ये कांस्टेंट होता है तो किसी भी पॉइंट वन का ये तीनों का सम लिखा जाएगा, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये पॉइंट वन का है और ये पॉइंट नंबर टू का है। किसी भी लिक्विड में जो फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर, उसमें दो पॉइंट पे आप ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट वन का तीनों एनर्जी का सम पॉइंट टू के तीनों एनर्जी का सम का बराबर होगा। तो दो इक्वेशन याद रखना है, बर्नौली इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम या बर्नौली इक्वेशन। पहला एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ई फ्लक्स क्या होता है, ये टैंक एक है, देखिए टैंक में पानी भरा हुआ है ऐसे और नीचे एक ओपनिंग है, या इसी को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ऐसा टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है और इधर से एक ओपनिंग है, टैप है जिससे पानी निकलने वाला है। तो कितने स्पीड से पानी निकलता है, इसी स्पीड को ई फ्लक्स बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, राइट। तो इसके ऊपर कितना हाइट तक पानी है, ये अगर एच हाइट तक पानी है तो इधर से पानी निकलने का रफ्तार √2gh होता है, इसी को वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स बोलते हैं, याद रहेगा। √2gh स्पीड से इधर से निकलेगा पानी। ये जो 2.13 है वो बिल्कुल उसी के जैसा है कि एक बोल रहा है कि डोर्स ऑफ अ डैम, डोर्स ऑफ अ डैम, एक मिनट, हाँ, डोर्स ऑफ अ डैम ऑफ 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन डैम, मैंने ऐसे डैम है और उसमें नीचे डोर है, ओपनिंग है उसका, तो उस ओपनिंग से कितने तेज़ी से पानी निकलेगा, अगर 20 मीटर ऊपर पानी भरा हुआ है तो ऐसे पानी 20 मीटर भरा हुआ है तो √2gh लगा देंगे वही, तो आ जाएगा उससे। ये टोरिस लीज लॉ भी इसको बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स निकालने के लिए जो ये डिराइव करने के लिए कौन सा साइंटिस्ट हेल्प किया है, टोरिस लीज, इसलिए इसको टोरिस लीज लॉ भी बोलते हैं। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर में आप इस जगह लिक्विड का स्पीड v1 है और जहाँ पे नैरो है वहाँ पे स्पीड v2 है, यहाँ का प्रेशर p1 है, यहाँ का स्पीड p2 है। तो यहाँ से यहाँ का रिलेट कर सकते हैं आप बाय नोइंग प्रेशर डिफरेंस। अब इसमें इधर ऐसा कोई मर्क्यूरी जैसा कुछ भरा हुआ है तो ओबियसली इधर का प्रेशर अलग आएगा और इधर का प्रेशर क्या आएगा, अलग आएगा, है कि नहीं, क्योंकि एक जगह तेज़ी से लिक्विड फ्लो कर रहा है, फास्ट फ्लो कर रहा है, और जहाँ नैरो है वहाँ फास्ट फ्लो कर रहा है लिक्विड, और जहाँ वाइड है उधर स्लो फ्लो कर रहा है, कम है स्पीड। तो स्पीड कम होगा तो प्रेशर का भी डिफरेंस होगा, क्योंकि देखिए बर्नौली थ्योरम में बोला है कि स्पीड जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ का प्रेशर कम होगा, क्योंकि इन सब का सम मुझे क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर डिफरेंस आएगा तो यहाँ हाइट का भी डिफरेंस आएगा कि नहीं, लिक्विड कॉलम के हाइट का डिफरेंस। तो ये हाइट का डिफरेंस से रिलेट कर सकते हैं दोनों जगह के वेलोसिटी को, राइट। तो उन दोनों के जगह के वेलोसिटी और हाइट में ये रिलेशन आता है, दोनों जगह का जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर के बराबर आएगा। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, कहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर और यहाँ के प्रेशर में डिफरेंस, तो यहाँ का वेलोसिटी स्क्वायर माइनस यहाँ का वेलोसिटी का स्क्वायर। और लास्ट में इसमें और एप्लीकेशन दिया है कि ये सब का क्या यूज है। यहाँ कुछ लिक्विड भरा हुआ है, अभी ये सिरिंज जैसा है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ, तो पिस्टन को आगे ले जाएंगे तो यहाँ का हवा तेज़ी से मूव करेगा, और जहाँ का स्पीड ज़्यादा होता है वहाँ का प्रेशर क्या होता है, कम होता है बर्नौली के अकॉर्डिंग। तो ऊपर का प्रेशर कम होगा और नीचे इधर का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये लिक्विड चलना शुरू कर देगा, तो ये पाइप के थ्रू, ये स्प्रे के थ्रू ऐसे आके बाहर निकलने लगता है ये, क्योंकि इधर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और ऊपर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है,
क्यों कम होता है ऊपर का प्रेशर? क्योंकि ये पिस्टन से तेज़ी से हवा पास करवाते हैं यहाँ से, और जहाँ ज़्यादा स्पीड होगा उधर का प्रेशर कम होगा। और इसका ये वाला एग्जांपल देखिए, जब स्टॉर्म आता है, तूफान ये सब आएगा, आंधी तूफान आएगा, तो घर के बाहर का हवा तेज़ी से चलेगा कि स्लो चलेगा? तेज़ी से चलेगा, फास्ट चलेगा। और घर के अंदर का हवा जो रहेगा वो क्या स्लो चलेगा? तो घर के अंदर का हवा चलेगा स्लो, और घर के बाहर का हवा तेज़ी से। तो जहाँ स्पीड ज़्यादा होता है उधर प्रेशर क्या होता है? कम। तो बाहर की तरफ का प्रेशर कम होगा और अंदर की तरफ से ज़्यादा प्रेशर लग जाएगा। तो ये जो रूफ यहाँ पे बना हुआ है ऊपर, वो उड़ जाएगा ऊपर, है कि नहीं? ऊपर उठ जाएगा, हाई प्रेशर उसको ऊपर उड़ा देगा। तो इसमें दिया हुआ था कि सरफेस पे प्रेशर 1 atm लेना है। 1 atm का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मैंने लिया है यहाँ, ये लगभग वैल्यू लिया है 10⁵ और लिक्विड में 200 मीटर अंदर गए हैं। तो 200 मीटर अंदर जाएंगे तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? ρgh, पानी का डेंसिटी है 1000, g 10 और h 200 मीटर। तो इसको सॉल्व करने पे आ गया 21 × 10⁵, यानी कि वाटर के अंदर 200 मीटर अंदर जाएंगे तो वहाँ का प्रेशर इतना हो जाएगा 21 × 10⁵। ये थोड़ा ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू 10⁵ नहीं होकर 1.0 और आगे कुछ नंबर होता है, इतना × 10⁵ होता है। तो मैं अप्रोक्स लिया हूँ वैल्यू, तो इसलिए आंसर भी अप्रोक्स है। हाँ, और डेंसिटी भी मैं 1000 ले लूँगा हूँ सिंपल कैलकुलेशन के लिए, जबकि इसने दिया है, अच्छा डेंसिटी नॉर्मल वाटर का होता है उतना 1000, और सी वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें सॉल्ट डिजॉल्व रहता है कि नहीं? तो इसका भी डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो ओबियसली 21 से ज़्यादा आंसर आएगा। देख, दो थ्योरम था, एक था कंटिन्यूटी वाला इक्वेशन और एक बर्नौली। कंटिन्यूटी का इक्वेशन जो है ना उसमें मास कंजर्वेशन पे बेस्ड है वो, और बर्नौली का इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। अगर इक्वेशन इसमें बर्नौली है इसलिए डी ऑप्शन होगा। अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रहता तो क्या लिखते? कंजर्वेशन ऑफ मास लिखते उसका।